ओके, तो आज हम लोग संख्या एवं संख्या पद्धति के तीसरे पार्ट को पढ़ेंगे। और ये जो तीसरा पार्ट है इसमें संख्या के प्रकार के बारे में पढ़ना है कि हम लोग ये जो संख्या की बातें करते हैं, एक से लेकर के अनंत तक की संख्याओं के बारे में बात करते हैं और उसमें शून्य को भी शामिल करते हैं। तो ये जो सारे अलग अलग संख्या हैं, इनको किन आधार पे किन रूपों में बांटा गया है ना। तो इसमें जो अपना टॉपिक का नाम होगा वो होगा संख्या के प्रकार। क्या नाम होगा? संख्या के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ नंबर, है ना, टाइप्स ऑफ नंबर। तो इसमें जो सबसे पहला संख्या के प्रकार में आता है वो है अपना प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करना है। अब इसको समझो कि क्या है ये प्राकृत संख्या। इसके बारे में कहा जाता है ना कि जो गणना की संख्याएं हैं, गणना की यानी कि गिनती की जो संख्या है, जिसको हम लोग गिनने में प्रयोग करते हैं, कोई भी वस्तु गिनना हो या कुछ भी गिनना हो तो हम लोग गिनती का शुरुआत कहाँ से करते हैं? एक से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, इस प्रकार से ही करते हैं। तो जो गिनती की संख्या है ना, उसी को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है। एकदम सिंपल सा इसका जो परिभाषा बनता है कि गिनती या गणना की संख्या, गिनती या गणना की संख्या ही क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। क्लियर? अब अगर कोई आपसे पूछेगा कि इसका उदाहरण बताइए कि किसको प्राकृत संख्या कहेंगे, तो बताओ कि किसी भी चीज का अगर हम गिनती शुरू करेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे? एक से ही शुरू करते हैं ना। तो सबसे पहला जो प्राकृत संख्या है वो कौन है? एक। एक के बाद दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, इस प्रकार से आप इन्फिनिटी तक प्राकृत संख्या को लिख सकते हैं। और इन्फिनिटी के बारे में बार बार ये बोला जा रहा है कि इन्फिनिटी का मतलब क्या? इन्फिनिटी मतलब जिसको आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, आप जहां तक सोचो उसके आगे भी कोई संख्या है ना। सो दैट इज वाई इन्फिनिटी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसको आप डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है जी। ये हो गया बस प्राकृत संख्या। अब इसमें एक जो सबसे सिंपल क्वेश्चन बनता है ना कि बताइए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन आ जाएगा? एक। कहां से प्राकृत संख्या शुरू हो रहा है? एक से। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन हो जाएगा? एक हो जाएगा। क्लियर? यह है प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या के बाद जो दूसरा आता है वो आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग बोलेंगे होल नंबर। क्या बोलेंगे? होल नंबर, पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या क्या है? तो पूर्ण संख्या में क्या बोला जाता है ना कि ये जो अपना गिनती का संख्या है जो एक से शुरू हो रहा है, इस संख्या का जो पूरा समुच्चय है, मतलब पूरा जो ये ग्रुप है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, ये जो पूरा ग्रुप है, उस ग्रुप में, उस समुच्चय में बस आप शून्य को शामिल कर लीजिए, क्योंकि हम बस उसी एक अंक को छोड़ रहे थे। बाकी सारा तो आ ही रहा था काउंटिंग में, लेकिन हम शून्य को छोड़ रहे थे। तो बोलता है कि बस आप उसमें शून्य को शामिल कर लीजिए प्राकृत संख्या के समूह में, तब जो एक नया समूह बनेगा वो अपना पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक है। तो इसमें सिंपल सी बात बोलती है कि संख्या के प्राकृत संख्या के समुच्चय में, प्राकृत संख्या के समुच्चय में शून्य को शून्य को शामिल करने पर, शून्य को शामिल करने पर बनी बनी नई समुच्चय क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। नई समुच्चय पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है जी। तो ये बात हो गई पूर्ण संख्या का। अब अगर आपसे उदाहरण कोई पूछ दे कि बताइए इसका उदाहरण दीजिए क्या है पूर्ण संख्या का, तो बोलो परिभाषा ही क्या कहा कि प्राकृत संख्या के समुच्चय में शून्य को शामिल करिए। तो प्राकृत संख्या तो एक से शुरू हो ही रहा था, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये सब तो चल नहीं रहा था प्राकृत संख्या में। इसमें बस किसको शामिल करना है? शून्य को, जीरो को यहाँ शामिल कर देना है। तो इस प्रकार से जो नया समुच्चय बनेगा वो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या का समुच्चय कहलाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ से एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि बताइए सबसे छोटी
पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या किसको कहेंगे, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सबसे पहला जो पूर्ण संख्या है वही सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना तक बात समझ में आ गया। प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। इसके बाद जो संख्या का तीसरा प्रकार है उसमें आता है पूर्णांक संख्या। क्या आता है उसमें, पूर्णांक संख्या। अब चलो देखते हैं कि ये पूर्णांक संख्या क्या है। ठीक है, चलिए तीसरा जो आता है इसको कहते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जिसको कि इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर्स, इंटीजर्स, इंटीजर नंबर। ठीक है, अब ये पूर्णांक संख्या क्या है, तो पूर्णांक संख्या को कहता है कि शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती। पहले क्या बोले उसको ध्यान से सुनना है, शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं। अब पहले इसको लिखो, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे। शून्य सहित सभी धनात्मक धनात्मक संख्या एवं ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या का समुच्चय समुच्चय यानी कि समूह का समुच्चय पूर्णांक संख्या कहलाता है। का समुच्चय पूर्णांक संख्या कहलाता है। ठीक है जी, ये है पूर्णांक संख्या। अब इसको समझो कि ये परिभाषा इसका क्या कह रहा है, उस चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब देखो क्या बोला। सबसे पहले यहाँ पे दो शब्द आया, एक शब्द आया धनात्मक संख्या, एक शब्द आया ऋणात्मक संख्या। ठीक है, और ये आया एक शून्य। तो शून्य को तो हम लोग समझ रहे हैं कि क्या है। अब कहता है कि आप संख्या का एक ऐसा समुच्चय लिखिए, एक ऐसा समूह लिखिए जिसमें धनात्मक संख्या भी हो, ऋणात्मक संख्या भी हो और शून्य भी हो। अब धनात्मक और ऋणात्मक का क्या मतलब है, तो धनात्मक वैसे संख्या को कहेंगे जिसके आगे जोड़ का चिन्ह रहेगा, पॉजिटिव साइन रहेगा जोड़ का। और ऋणात्मक वैसे संख्या को कहेंगे जिसके आगे घटाव का यानी कि निगेटिव साइन रहेगा, उसको ऋणात्मक कहेंगे। ठीक है, अब संख्या में इसको किस प्रकार से इंप्लीमेंट करेंगे, तो चलो ये हम पहले लिखते हैं कि जीरो। क्या लिख दिए, जीरो। जीरो से जब हम इधर दाईं ओर बढ़ेंगे, ये हो गया अपना दाईं ओर, तो जब हम जीरो से दाईं ओर बढ़ेंगे तो दाईं ओर हमेशा धनात्मक संख्याओं को लिखा जाएगा। दाईं ओर किसको लिखा जाएगा, धनात्मक संख्याओं को, यानी कि प्लस में संख्या को लिखा जाएगा। तो प्लस में क्या लिखेंगे, जीरो के बाद कौन आता है, 1 2 3 4 5, यही सब आता है ना। अब देखो इसके आगे जो हम 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 5, इसके आगे कोई हम प्लस का साइन नहीं लगाएं। जब प्लस का साइन किसी संख्या के आगे नहीं लगा है या किसी संख्या के आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ है, तो हमको समझना है कि वहां प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम अपने मन से प्लस का साइन लगा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई साइन लगा है या नहीं, अगर कोई साइन नहीं भी लगा है तो इसका मतलब प्लस ही समझना है। ठीक है, और लगा दे तब तो वो क्लियर हो गया कि वो पॉजिटिव है, धनात्मक संख्याएं हैं। अब ऋणात्मक संख्याएं, तो ये जो शून्य है इसके, इस शून्य के आप बाईं ओर चले आइए, इस शून्य के बाईं ओर आ जाएंगे तो बाईं ओर जो संख्याएं लिखी जाएगी वो कौन सी संख्याएं होगी, ऋणात्मक संख्याएं होगी। ऋणात्मक यानी कि जब हम संख्या को लिखेंगे तो माइनस के साथ लिखना है, घटाव के साथ लिखना है। तो क्या लिखेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो अब ये जो पूरा का पूरा समूह बन गया ना, ये पूरा का पूरा जो एक समुच्चय बन गया, जिसमें हम संख्या को निगेटिव में भी लिखे हैं, जिसमें हम संख्या को पॉजिटिव में भी लिखे हैं, और जिसमें हमारा शून्य भी है, तो ये जो पूरा समुच्चय है, इसी पूरे समुच्चय को तो पूर्णांक संख्या कहते हैं। यही तो कह रहा है कि शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय पूर्णांक संख्या कहलाता है। ठीक है, क्लियर है बात। तो पूर्णांक संख्या समझ में आ गया। अब देखो जब ये पूर्णांक संख्या आता है ना, पूर्णांक संख्या जब आता है तो यहाँ पे एक शब्द आता है संख्या रेखा, नंबर लाइन। क्या शब्द आता है, संख्या रेखा, संख्या संख्या रेखा, जिसको कि इंग्लिश में कहा जाता है नंबर
नंबर लाइन क्या कहा जाता है? नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन क्या है? तो कुछ नहीं है, रेखा सब लोग समझते हैं, ज्यामिति में रेखा पढ़ते हैं। तो पहले हम एक रेखा समझते हैं, यहाँ पे एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। रेखा को विस्तार में हम लोग ज्यामिति में समझेंगे। यहाँ पे बस हम एक रेखा खींच लें, और रेखा के बारे में ज्यामिति में क्या कहा जाता है कि रेखा वह है जिसका दोनों तरफ का लंबाई, दोनों छोर का लंबाई, यानी कि ये जो दाईं ओर की है और ये बाईं ओर की जो छोर है, उसके लंबाई को हम बढ़ा सकते हैं, है ना। मतलब रेखा का जो है ना वो लंबाई फिक्स नहीं होता, उसके लंबाई को हम बढ़ा सकते हैं। तो संख्या रेखा का क्या मतलब हो गया कि हम लोग एक रेखा लिए हैं, इस पे हम संख्या को डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे? तो जब भी रेखा पे संख्या को डिनोट करना रहता है, तो सेंटर में मतलब उस रेखा का जो केंद्र होगा, उस केंद्र में हम जीरो को लेंगे। किसको लेंगे? जीरो को लेंगे। और उसके बाद दाईं ओर पॉजिटिव में, बाईं ओर निगेटिव में संख्या को लिखेंगे। तो पॉजिटिव में लिखेंगे +1, +2, +3, और इधर लिखेंगे निगेटिव में, माइनस में, ऋणात्मक में -1, -2, -3। इस प्रकार से संख्या रेखा बनाया जाता है, ठीक है। बस संख्या रेखा इतना ही है और कुछ नहीं है। अब देखो इसमें ये जो पूरा हम समुच्चय लिखे हैं, जिसमें कुछ संख्या को माइनस में लिखा गया है, कुछ संख्या को प्लस में लिखा गया है। लेकिन अगर हम लोग ध्यान दें तो शून्य को ना तो प्लस में लिखा गया है ना माइनस में लिखा गया है। अब अभी जो एक बात हम बोले कि मान लो कि कोई संख्या दिया गया, कोई अंक दिया गया, उसके पहले कोई भी चिन्ह लगा हुआ नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, तो प्लस मान लिया जाता है कि कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब वहां प्लस है। तो यहाँ शून्य के आगे तो ना प्लस है ना माइनस है, तो क्या मानेंगे कि प्लस है या माइनस है, क्या मानेंगे? तो हमको याद रखना है कि शून्य जो है ना, ये एक ऐसा संख्या है जो ना तो प्लस में होता है ना माइनस में होता है। इसके लिए कहा जाता है शून्य इज, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव मतलब शून्य ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, ठीक है जी, ये याद रखना है। तो आखिर है क्या? ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, तो क्या है? तो ये शून्य जो है ना, ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। मतलब ऐसा है कि अगर आप शून्य को किसी अंक के साथ जोड़ दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, किसी अंक के साथ घटा दे तो भी फर्क नहीं पड़ना। इसीलिए कहा जाता है कि शून्य ना तो धनात्मक न ऋणात्मक, वह न्यूट्रल है, कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शून्य को किसी के साथ गुना कर दे या किसी से भाग कर दे तो फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे फर्क पड़ता है। जो कि हम लोग पहले ही क्लास में शून्य के गुण में बात किए थे कि शून्य का क्या विशेषता है, उसमें वो बात किए हैं। लेकिन जोड़ने या घटाने पे शून्य का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसको कहा जाता है नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, इट्स न्यूट्रल, ठीक है। तो ये था अपना अ, अ, पूर्णांक संख्या, है ना, ये अपनी पूर्णांक संख्या के बारे में बातें थी। अब हम लोग सम संख्या की बात करते हैं। ये तो पूर्णांक संख्या हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये सम संख्या क्या है। सम संख्या यानी कि इवन नंबर। सम संख्या का क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर। तो अब हम लोग उसको समझते हैं कि ये सम संख्या क्या है। तो सम संख्या आ जाएगा अपना 3 या 4, जो भी काउंटिंग था, शायद 4 नंबर में ही आएगा। सम संख्या, सम संख्या, इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है। अब इसको समझते क्या है। सिंपल एक लाइन याद रखना है सम संख्या के लिए कि वो सभी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, जो 2 से विभाज्य है, जो 2 से पूरा पूरा कटता है, वो सम संख्या कहलाता है। एकदम एक लाइन में याद रखना है। तो 2 से पूर्ण विभाजित होने वाली संख्या, 2 से पूर्ण विभाजित होने वाली होने वाली संख्या, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित होता है, वैसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। अब जैसे मैं उदाहरण बताऊं, 2 से कौन विभाजित होगा? तो 2 से कौन विभाजित होगा? 2 से पूरा पूरा कौन कटेगा? जो दुक्का के पहाड़ा में आएगा। सिंपल सी बात है। तो दुक्का के पहाड़ा में क्या? दुक्का 2, दो दूनी 4, द्वितीय 6, दो चौक 8, 10, 12, 14, 16, इस प्रकार से आप सम संख्या को लिखते जा सकते हैं। अब इससे हमको क्या समझ में आ रहा है? 2 से कटना चाहिए, तो हम क्या देख रहे हैं कि हर एक सम संख्या, जो अगला सम संख्या है, वो कब मिलेगा? जब हम पहले वाले सम संख्या में 2 जोड़ेंगे।
है ना, तब ना पहला जो सम संख्या मिला वो 2 मिला, फिर 2 के बाद कितना है 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, मतलब 2 जोड़ते जाइए और नया नया सम संख्या मिलते जाएगा। तो इस चीज को हमको ध्यान कब रखना है, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आएगा ना कि लगातार 5 क्रमागत संख्या, लगातार 3 क्रमागत संख्या, लगातार 10 क्रमागत संख्या, क्या क्या बोले हम, क्रमागत संख्या, क्या बोले, क्रमागत। क्रमागत का मतलब अगला, क्रमागत का मतलब क्रम से मतलब अगला। तो जब हमको बोला जाएगा क्रमागत सम संख्या, क्या बोला जाएगा, क्रमागत क्रमागत सम संख्या, तो उसको कैसे हम डिसाइड करेंगे। मान लिया जाए कि पहले हम उदाहरण ले लेते हैं कि तुमको एक सम संख्या दिया गया 6, कितना दिया गया 6 की एक सम संख्या है, और बोला गया कि आप 6 के आगे क्रमागत में 4 और सम संख्या लिखिए। तो बोलो 6 के बाद अगला सम संख्या के लिए हम इसमें कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 8। अब 8 मिल गया तो 8 का अगला हमको निकालना है, तो फिर कितना जोड़ेंगे 2, तो कितना मिल जाएगा 10, फिर इसमें जोड़ेंगे 2 तो कितना मिल जाएगा 12। तो इस प्रकार से हमको एक सम संख्या दिया गया था 6, 2 जोड़े तो अगला सम संख्या मिल गया 8, फिर 2 जोड़े तो अगला सम संख्या मिल गया 10, फिर 2 जोड़े तो अगला सम संख्या मिल गया 12, फिर अगर इसमें हम 2 जोड़ते हैं, इसमें अगर हम 2 जोड़ते हैं तो अगला सम संख्या कितना मिल जाएगा 14। तो इस प्रकार से जो हमको सम संख्या नया मिलते जा रहा है ना 2 जोड़ने पे, इसी को कहते हैं क्रमागत, मतलब क्रम से हमको आगे बढ़ना है। ये नहीं कि 6 के बाद सीधे 14 पे चले गए, सीधे 10 पे चले गए, नहीं, क्रम से, मतलब 6 के बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन जब दिया जाएगा ना, जिसमें बोला जाएगा कि 5 क्रमागत सम संख्या का औसत इतना है या 5 क्रमागत सम संख्या का योग कितना है, इस प्रकार का क्वेश्चन जब रहेगा तो वहां पे आपको पता ही नहीं रहेगा कि पहला सम संख्या क्या है। यहाँ तो तुमको दिया गया ना कि पहला सम संख्या 6 है, उसके आगे के क्रमागत संख्या को निकालिए, वहां तुमको पता ही नहीं रहेगा कि पहला सम संख्या क्या है, तब कैसे लिखेंगे। तो वैसे कंडीशन में ना हम मान लेंगे कि पहला जो सम संख्या है, पहला जो सम संख्या है ना वो है यक्स, पहला सम संख्या कितना है यक्स, वो मान लेना है। तो क्रमागत सम संख्या जब लिखने की बारी आएगी तो यक्स के बाद का जो सम संख्या होगा वो कितना होगा, अगला अगला सम संख्या, अगला सम संख्या कितना बनेगा x प्लस 2, कितना बनेगा x प्लस 2, ठीक है। उसका अगला, मतलब एक था पहला हो गया यक्स, अपना दूसरा हो गया x प्लस 2, तीसरा मतलब उसका अगला सम संख्या कितना बनेगा, उसका अगला सम संख्या कितना बनेगा, तो x प्लस 2, पिछले वाले में 2 जोड़ेंगे, पहले x था तो उसमें 2 जोड़े, अब इसमें फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 2 यानी कि x प्लस 4। मतलब हमको बस इतना ध्यान रखना है कि हर अगला सम संख्या प्राप्त करने के लिए पिछला सम संख्या में 2 जोड़ना होगा। अगर पिछला सम संख्या दिया ही नहीं है तो हम मानेंगे कि पहला सम संख्या x है, तो अगला सम संख्या कितना आएगा x प्लस 2, फिर उसका अगला सम संख्या, तो पीछे वाला जो x प्लस 2 है उसमें 2 जोड़ेंगे तो x प्लस 2 तो कितना हो जाएगा x प्लस 4। इस प्रकार से हमको सम संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई सम संख्या के बारे में बात। अच्छा, एक चीज और है सम संख्या में, उसको भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है। तो कहता है ना कि अगर आप सम संख्या का वर्ग करते हैं, कोई सम संख्या आपको दिया जाए और उसका अगर आप वर्ग करते हैं तो वर्ग करने के बाद भी जो संख्या मिलेगा ना वो सम संख्या ही मिलेगा। तो हमको ये इस बात का ध्यान रखना है कि सम संख्या का वर्ग करने पर सम संख्या ही प्राप्त होता है, सम संख्या ही प्राप्त होता है। सम संख्या का वर्ग करने पे सम संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे मान ली जाए कि 2 सम संख्या है, 2 का हम कर दिए वर्ग, 2 का वर्ग करने का मतलब क्या, 2 गुना 2, तो जो संख्या मिला वो कितना मिला 4, 4 भी एक सम संख्या है। 2 के बाद सम संख्या कितना है 4, तो 4 का अगर हम वर्ग करें तो क्या हो जाएगा 4 गुना 4, 4 गुना 4 कितना आया 16, तो 16 भी एक सम संख्या ही तो है। 6 का वर्ग कर लो, 6 भी एक सम संख्या है, तो सम संख्या का वर्ग कर रहे हैं, 6 का वर्ग 6 गुना 6 कितना 36, 36 भी क्या है एक सम संख्या है। क्लियर है बात यहाँ तक। तो ये याद रखना है कि सम संख्या का वर्ग करने पर सम संख्या ही प्राप्त होता है, ठीक है। अब एक और बेसिक सा क्वेश्चन बनेगा यहाँ, क्या बनेगा कि बताइए बताइए कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है, सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो 2 क्या है सबसे छोटी
सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या कौन? 2, क्योंकि वहीं से तो सम संख्या शुरू होता है। ठीक है जी। चलिए, ये सम संख्या के बारे में बात हो गया। अब आते हैं इसके बाद विषम संख्या क्या है, उसको हम लोग समझते हैं। तो इतना तक अगर बात समझ में आ गया है तो फिर अब विषम संख्या भी बात समझ में आएगा कि विषम संख्या क्या है। ठीक है, चलिए विषम संख्या को देखते हैं। विषम संख्या जिसको कि इंग्लिश में बोला जाता है ऑड नंबर। क्या बोला जाता है? ऑड नंबर। विषम संख्या ऑड नंबर, ऑड नंबर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग हिंदी और इंग्लिश का व्याकरण भी पढ़ लेते हैं। उल्टा शब्द हम लोग जब पढ़ते हैं तो उल्टा शब्द क्या पढ़ते हैं? अगर तुमसे पूछा जाए कि बताइए सम का उल्टा क्या बनेगा, तो सम का उल्टा क्या बनता है? विषम। सम का उल्टा विषम। और मैथ्स में अगर पूछा जाए कि बताइए इवन का उल्टा क्या बनाएंगे, तो इवन का उल्टा क्या बनाएंगे? ऑड। करते हैं ना। तो बस यहाँ भी मैथ में उस चीज को उल्टा ही करना है। सम संख्या था जो 2 से कटे, पूरा पूरा कटे। हमको विषम संख्या कह रहा है तो उसका उल्टा क्या बोलेंगे? जो 2 से पूरा पूरा ना कटे। बस इतना ही अंतर है। तो बस विषम संख्या खत्म हो गया। क्या बोलेंगे? कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित ना हो, 2 से पूर्ण विभाजित ना हो। अब उदाहरण इसका बताओ, उदाहरण बताओ कि 2 से कौन कौन नहीं कटता है? बोलो, 1 2 से कटेगा क्या? 1 नहीं कटेगा। 1 के बाद 3, 1 के बाद 2 आता है, लेकिन 2 तो 2 से कट रहा था और वो सम संख्या था। तो 2 के बाद कौन? 3। 2 से नहीं कटेगा तो विषम संख्या हो गया। 3 के बाद 4 आता है तो 4 तो 2 से कटेगा और वो सम संख्या हो जाएगा। तो 4 तो नहीं, विषम में नहीं आएगा। तो 4 के बाद क्या? 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस प्रकार से लिखते जाएंगे विषम संख्या को। तो ये जो विषम संख्या में भी हम ये पूरा समुच्चय जब देखते हैं तो हमको क्या समझ में आता है कि विषम संख्या में भी अगला जो विषम संख्या होगा ना, वो पिछला विषम संख्या में 2 जोड़ने पर मिलेगा। जो सम संख्या में था वही विषम संख्या में भी है। इसमें यहाँ पे कोई अंतर नहीं है। सम संख्या में भी अगला सम संख्या 2 जोड़ने पर मिलता था, विषम संख्या में भी अगला विषम संख्या 2 जोड़ने पर मिलेगा। चलो उदाहरण ले लेते हैं कि तुम लोगों को एक विषम संख्या दिया गया 3। कितना दिया गया? 3। और बोला गया कि इसके आगे 2-3 विषम संख्या और आप बताइए क्या होगा। क्रमागत में बताना है। किसमें बताना है? क्रमागत में। ऐसे अगर बोला जाए कि 3 के आगे 2-4 को विषम संख्या बोल दो तो कोई बोल सकता है 9, कोई बोल सकता है 11, कोई बोल सकता है 19। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो 3 के आगे का ही है। लेकिन जब बोला गया कि क्रमागत में, क्रमागत में विषम संख्या लिखिए, क्रमागत में विषम संख्या लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? और तुमको पहला विषम संख्या दिया गया 3, तो 3 के बाद का अगला जो विषम संख्या होगा वो कैसे मिलेगा? जब हम 2 जोड़ेंगे, तो 3 में 2 जोड़ेंगे कितना? 5। फिर 5 का अगला कैसे मिलेगा? जब इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना? 7। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 9। इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 11। समझ रहे हैं बात? इस प्रकार से विषम संख्या हमको प्राप्त होगा। यानी कि अगला विषम संख्या अगर प्राप्त करना है तो पहले वाले विषम संख्या में कितना जोड़ना पड़ेगा? 2, है ना। 3 था, 2 जोड़े, 5 मिला विषम संख्या, फिर 2 जोड़े, 7 मिला विषम संख्या, फिर 2 जोड़े, 9 मिला विषम संख्या, फिर 2 जोड़े, 11 मिला विषम संख्या। तो क्रमागत विषम संख्या जब भी लिखना रहेगा तो हम पिछले विषम संख्या में 2 जोड़ेंगे। क्लियर है बात? मान लीजिए वही चीज है जो हम लोग अभी सम संख्या में पढ़े कि मान लो कि पहला जो विषम संख्या है ना वो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। तो पहला विषम संख्या हम मान लेते हैं यक्स। पहला विषम संख्या कितना हो गया? एक्स। तो उसका अगला विषम संख्या कितना होगा? अगला विषम संख्या कितना होगा? तो अगला विषम संख्या बराबर एक्स प्लस 2, 2 जोड़ेंगे उसमें। उसका अगला कितना होगा? उसका अगला विषम संख्या कितना बनेगा? तो पीछे वाले में फिर 2 जोड़ दो तो पीछे वाला x प्लस 2 है, इसमें 2 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? x प्लस 4। समझ रहे हैं बात? तो सम संख्या हो या विषम संख्या, अगर हमको क्रमागत लिखने की बारी आएगी तो हम पिछले वाले में 2 जोड़ते जाएंगे। इस प्रकार से अगला विषम संख्या या अगला सम संख्या लिख पाएंगे। ठीक है। चलिए, ये तो हो गई विषम संख्या की बात। अब इसमें भी वही चीज है कि अगर आप किसी विषम संख्या का वर्ग करते हैं तो आपको विषम संख्या ही मिलता है। सम संख्या में जब हम सम संख्या का वर्ग कर रहे थे तो सम संख्या मिल रहा था, विषम संख्या में विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो विषम संख्या ही मिलेगा। तो उस चीज को हमको लिख लेना है कि विषम संख्या का वर्ग करने पर,
विषम संख्या का वर्ग करने पर विषम संख्या ही प्राप्त होता है, विषम संख्या ही प्राप्त होता है। क्लियर। अब इसका चलो उदाहरण ले लो ना। एक विषम संख्या है, इसका अगर हम वर्ग करेंगे मतलब एक गुना एक क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा, विषम संख्या ही मिलेगा। एक के बाद तीन विषम संख्या है, तीन का अगर वर्ग करते हैं तो तीन गुना तीन कितना मिला, नौ, नौ भी एक विषम संख्या है। तीन के बाद पाँच, पाँच का अगर हम वर्ग करते हैं तो पाँच गुना पाँच कितना मिलेगा, 25, ये भी एक विषम संख्या है। क्लियर है बात। तो ये ध्यान रखना है कि अगर हम लोग विषम संख्या का वर्ग करते हैं तो विषम संख्या ही प्राप्त होता है। और फिर इसमें भी एक बेसिक बात कि बताइए सबसे छोटी विषम संख्या कौन, तो बोलो सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, एक। सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, एक। ठीक है जी। तो ये कुछ 4-5 तरह का संख्या का प्रकार हुआ, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। ठीक है। अब इसके बाद जो आता है वो है भाज्य संख्या, भाज्य एवं अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या को विस्तार से थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है भाज्य संख्या पे। और भाज्य संख्या से ही संबंधित एक शब्द आता है सहभाज्य, सॉरी अभाज्य संख्या पे विस्तार से प्रश्न बनता है। और अभाज्य संख्या से ही संबंधित एक शब्द आता है सह अभाज्य संख्या, है ना। तो इसके बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें उस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट में। इस क्लास में, इस लेक्चर में बस इतना ही। ओके, थैंक यू। और जब भी इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद ये जो अपना वीडियोज है ये इसको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि ये पूरा कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जो चीज़ें आप हमारे स्कूल में पढ़ सकते हैं उसी चीज़ को पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल फ्री है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। और अगर अच्छा लगता है, समझ में आता है, जो बताया जाता है वो समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में जो भी आपके मन में बात आता है कि और क्या बेहतर किया जा सकता है उसके बारे में ज़रूर लिखें। ठीक है। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही।